हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोगों का अध्याय 2 का ये दूसरा भाग है और ये वीडियो अध्याय 2 का अंतिम भाग होगा। मैं जानता हूं कि आप लोगों के पास समय बहुत कम है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने की प्रबल संभावना है। इसलिए मैं मात्र 15 से 20 मिनट की वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कवर कराने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो आइए, आप लोगों का समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पेज नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 के साथ। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किसका प्रयोग किया गया है? राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट। किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? सर आइवर जेनिंग्स ने। किसका कथन है कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है? बी आर अम्बेडकर। संघात्मक संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? जी ऑस्टिन ने। संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण है शक्तियों का विभाजन, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा संविधान की सर्वोच्चता, चौथा संविधान की अपरिवर्तनशीलता, पांचवा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? पहला लक्षण है एकल नागरिकता, दूसरा राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, तीसरा आपातकालीन उपबंध, चौथा अखिल भारतीय सेवाएं, पांचवा संसद की नए राज्य निर्माण की शक्ति, छठवां राज्य सूची पर संसद विधि बनाने की शक्ति। मूल भारतीय संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी थी? 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई? 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। किन आधारों पर किसी व्यक्ति को उसके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है? पहला आधार है अनिवास, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है? एस आर बोमई बनाम भारत संघ 1994 के बाद में। किसका कथन है कि भारतीय संविधान इस सिद्धांत को मान्यता देता है कि परिसंघीय सिद्धांत की अपेक्षा देश जो है हित सर्वोपरि है? यह कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। क्या आप जानते हैं भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई में विधि, परंपराओं, प्रविधियां और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राज्य चिन्हों और नामों के दुरुपयोग की रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है। भारत के राज्यों और उसके राज्य क्षेत्रों को किस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? पहला है राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा है
भारत के संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र। तीसरा है भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र। भारत द्वारा अर्जित क्षेत्र से तात्पर्य है कि ऐसा कोई भूभाग जो किसी दूसरे देश से लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य के क्षेत्र, नाम, सीमा में परिवर्तन करने वाला विधेयक किसकी सिफारिश पर संसद में प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति की सिफारिश पर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के तहत। किसने कहा है कि भारतीय संविधान सर्वप्रथम एवं प्रमुख रूप से एक सामाजिक दस्तावेज है? जी ऑस्टिन ने। भारत में किसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई है? संविधान की। किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति किसकी राय के लिए प्रेषित करता है? संबंधित राज्य के विधानमंडल की। संसद किसी नए राज्य का निर्माण, संघ में प्रवेश या नाम आदि में परिवर्तन किस प्रकार के बहुमत से करती है? साधारण बहुमत से। संसद किस प्रकार किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है? इसके लिए संसद को जो है संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 9वें संविधान संशोधन का संबंध किस मामले से है? बेरूबाड़ी मामले से। 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत ने कौन सा राज्य क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया? बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठित किया गया था? न्यायमूर्ति श्री SK धर। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा राज्यों के पुनर्गठन पर सुझाव हेतु JVP समिति ने क्या मुख्य सुझाव दिए? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकृत कर दी, किंतु उसके साथ ही यह भी सुझाव दिया कि संदर्भ में व्यापक जन आग्रह पर विचार किया जाना चाहिए। आप लोगों को एक जानकारी दे देते हैं कि ये JVP समिति में जो है टोटल 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट पॉइंट, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए आमरण अनशन के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? पोट्टी श्री रामुलु की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का। 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली। अन्य सदस्य KM पन्नीकर तथा HN कुंजरू। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? क्रमशः 14 राज्य एवं 6 संघ शासित प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 4 वर्गों में, क, ख, ग एवं घ। 7वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राज्यों के पुनर्गठन से। समझौते द्वारा अर्जित फ्रांसीसी उपनिवेशों से 1962 में कौन सा संघ शासित राज्य गठित किया गया? पांडिचेरी। गुजरात का 15वें राज्य के रूप में गठन कब तथा किससे पृथक करके कर दिया गया? 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से पृथक कर। भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। भारत का 27वां राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2000 को। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? झारखंड। झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य तथा कितने संघ शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी हाल ही में
2 केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसका नाम था दादर नगर हवेली, दमन एवं दीव। इन दोनों को वर्तमान में एक कर दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों के संविधान में अब जो है 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय यहाँ कुल कितनी देशी रियासतें थी? 562। कितनी देशी रियासतों ने स्वेच्छा से अपना विलय भारत में कर लिया? 559। जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे शामिल किया गया था? जनमत संग्रह द्वारा। हैदराबाद को भारत में कैसे शामिल किया गया था? पुलिस कार्यवाही द्वारा। ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1912 में भाषाई आधार किन 3 राज्यों का गठन किया गया था? बिहार, उड़ीसा एवं असम। आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो नए राज्यों का गठन किया गया था, कौन कौन से नए राज्य थे और उनका गठन किस किस वर्ष में किया गया था। सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी, गुजरात का गठन 1960 ईस्वी, नागालैंड का गठन 1963 ईस्वी, हरियाणा का गठन 1966 ईस्वी, हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 ईस्वी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 ईस्वी में, सिक्किम का गठन 1975 ईस्वी में, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1987 में। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर सन 2000 को, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को, झारखंड का गठन 15 नवंबर सन 2000 को। तेलंगाना का गठन कब किया गया था? 2 जून 2014 को। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। क्षेत्रीय परिषदों से संबंधित उपबंध का प्रावधान कहाँ किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? 5। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तरी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। दक्षिणी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो कि भाग 2 में दिया गया है। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करती है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन से। संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 11 के अंतर्गत। संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? इसका उत्तर होगा 5 प्रकार से। भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? जो कि यही 5 प्रकार हैं। नंबर पहला जन्म से, नंबर दूसरा वंश परंपरा से, नंबर तीसरा पंजीकरण से, नंबर चौथा देशीकरण से, नंबर 5वां क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्या आप जानते हैं निर्वाचन आयोग के परामर्श से केंद्र सरकार ने 3 फरवरी 2011 को मतदाता पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2011 को प्रकाशित किया है। इसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे सक्षम मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करना है। अब विदेशों में रहने वाले सक्षम मतदाता नए फॉर्म 6A के माध्यम से आवेदन करके अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकेंगे। इसी के साथ हम लोगों का अध्याय 2 समाप्त होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में, जिस अध्याय 3 होगा और हम लोग पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।